हाय, वेलकम टू ज्ञान कुंज। कैसे हो आप सब? आज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें हमारा जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, उस जब वो ब्रिटिश रूल के बाद जब वो हमें छोड़ कर गए थे, ब्रिटिश हमें जब छोड़ कर गए, तो वो हमें कैसी इकोनॉमी दे कर गए थे, उसी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो फीचर्स थी इंडियन इकोनॉमी की इन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स है। Stagnant economy, backward economy, dominance of agriculture, bleak industrialization, heavy dependence of import, limited urbanization और semi rural economy, जिसको अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसको आप फिर आराम से समझिए। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जब हम आजाद हुए थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस टाइम हमें जो इकोनॉमी मिली थी, वो पूरी की पूरी क्या थी? एक कंप्लीटली स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चे, जहां पर क्या हो रही है, या तो क्या हो रही है, लिटिल ग्रोथ हो रही है, या फिर कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब या तो बहुत कम ग्रोथ है या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है जिस इकोनॉमी में, उसे हम बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो जब हमारे पास हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम का, जब पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट के लिए कुछ भी एस्टिमेट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम जो हमारे नोटेबल इंडिविजुअल थे, नोटेबल इंडिविजुअल जो फेमस थे, ठीक है, जो फेमस हमारे इंडिविजुअल थे, जैसे कि दादा भाई नेहरूजी, विलियम डिक्वे, फिनले शिलियांस, वीके आरवी राव। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का अटेम्प्ट को एस्टिमेट किया। अब जब इन्होंने एस्टिमेट किया, लेकिन उस एस्टिमेट में क्या था, कंफ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंट था। उनका जो रिजल्ट था वो इनकंसिस्ट था, उसमें कंफ्लिक्ट थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम वीके आरवी राव ने जो हमें एस्टिमेट दिया था, ठीक है, उसको एक इम्पोर्टेंट, उसको काफी इम्पोर्टेंट कंसीडर किया गया था। तो आपका जो एमसीक्यूज बनता है, एमसी इस पॉइंट पर आपके एमसीक्यूज आने के चांस होते हैं, जिसमें आपसे वीके आरवी राव के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मोस्ट ऑफ जो एस्टिमेट थे, उसमें क्या आ रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर नो ग्रोथ शो हो रही थी, किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं थी। हमारा जो टाइम, हमारे जो लोग थे उस टाइम, उनका जो लिविंग था वो बहुत ज्यादा मिसरेबल था, क्योंकि क्या हो रहा था, एपिडेमिक्स और फेमाइन। ठीक है, एपिडेमिक्स आप समझते हो? देखो बच्चे, जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 को हम क्या बोलते थे, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। और एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर किसी एरिया में फैलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो एपिडेमिक और फेमाइन, फेमाइन मीन्स क्या होता है, सूखा पड़ना। ठीक है, भूखमरी होना। तो वो क्या था, रैकरिंग सिचुएशन थी उस टाइम, रैकरिंग आ रहे थे, तो ये सब प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे थे। तो वो हमें बिल्कुल एक स्टेगनेंट इकोनॉमी देकर गए थे। सेकंड पॉइंट अब हमारे बच्चे आ रहा है बैकवर्ड इकोनॉमी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी मीन क्या होता है, जहां पर वेरी लो पर कैपिटा इनकम होती है। ठीक है, जहां पर कैपिटा इनकम वेरी लो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना तो हमारे लोगों के पास, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, उनके पास ना कोई सफिशिएंट फूड था, ना क्लोथिंग थी, ना ही कोई शेल्टर था। ठीक है,
दूसरा क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों थी, क्योंकि वो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को थे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रक्शन कर दिया था, जिसके कारण क्या था कि बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर पॉवर्टी थी। तो ये हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुकी थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता हमारा डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी था, मतलब इंडियन इकोनॉमी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हमारा इकोनॉमी था ये लिवलीहुड के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारी 85% जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर से रिलेट कर रही थी, उसमें से 75% जो पॉपुलेशन थी वो तो पूरी तरह से एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर हमारा डोमिनेटेड होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने क्या था कि एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या था कि जो फेमाइन की प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे थे रूरल इंडिया वाले, फूड की शॉर्टेज थी और स्टार्वेशन डेथ हो रही थी। स्टार्वेशन डेथ का मतलब भूख से मरना, भूख मरी। ठीक है, भूख से डेथ क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस चैलेंज था। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी के कारण हमारा एग्रीकल्चर क्या था, एक बैकवर्ड स्टेज में था। ठीक है, सर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रीफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रीफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, हमने अभी तक देखा कि हमारी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर भी बुरी तरह से क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ देखें तो हमारी जो इंडस्ट्री थी ना उसकी ग्रोथ भी क्या थी, ब्लीक थी। ब्लीक में बहुत धीरे धीरे ग्रोथ थी। हमारा जो क्यों हमारा उस ब्रिटिश के आने से पहले हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना वो एक वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज थी। उस इंडस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट की। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी को यूज करके हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि यहाँ से ये चाहते थे कि इनको रॉ मटेरियल क्या मिले, चीप मिले। तो इसके लिए इन्होंने इंडिया के का जो एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल क्या किया था, टैरिफ फ्री कर रखा था। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स के लिए ये इंडियन मार्केट को यूज करना चाहते थे। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये अपना फिनिश गुड्स को सेल करते थे, तो वहां से जो यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा था उसको भी इन्होंने टैक्स फ्री रखा, ताकि उससे हुआ क्या था कि हम इनका जो मशीन में गुड्स था वो हमारे हैंडमेड गुड्स को कम्पीट नहीं कर पा रहा था, और दूसरा जब ये वहां से यहाँ पर जो सामान आ रहा था वो बहुत ज्यादा इनको यहाँ पर ये बहुत ज्यादा चीप रेट पर इसको सेल कर रहे थे, जिसके कारण जो हमारा हैंडमेड था वो क्या लग रहा था, लोगों को कॉस्टली लग रहा था और लोग शिफ्ट हो रहे थे जो इनका मशीन मेड गुड्स था। तो इस तरह इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कि डोमेस्टिक मार्केट को और फॉरेन मार्केट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, अब हमारी इसके साथ साथ हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो भी ऑलमोस्ट क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी इन्होंने, खराब कर दी थी। इसके अलावा हमारी जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उसके लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड थे, ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड थे। हमें अगर बड़ी मशीनों की जरूरत है, जब बड़े डिफेंस गुड्स की जरूरत है तो हमें कहाँ से मंगवानी पड़ती थी,
रिटेल से मंगवानी पड़ती थी। तो हमारे पास ना तो अपनी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के थ्रू बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद जो आ गया हमारा जो पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑफ द इंपोर्ट। हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट का मतलब क्या है, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि हम क्या थे, इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड थे। कैसे, अगर हमें मशीन चाहिए और उस मशीन से रिलेटेड अगर हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मशीन की और मशीन से रिलेटेड अगर हमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा आर्म फोर्सेस के लिए भी, ठीक है, इसके अलावा कुछ कंज्यूमर गुड्स भी, जैसे कुछ मेडिसिन होगी, स्विंग मशीन होगी, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया, बाइसाइकिल्स हो गया, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ता था। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा, खुद यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, तो हम बहुत ज्यादा डिपेंड थे हमारे इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो अभी भी क्या रह रही थी, विलेज के अंदर रह रही थी। सिर्फ और सिर्फ 50% जो पॉपुलेशन थी वो क्या रह रही थी, शहरों के बीच में रह रही थी। 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अभी भी गांव के अंदर रह रही थी और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमी जो ना तो पूरी तरह से क्या है, फ्यूडियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ना तो पूरी तरह से जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था और ना ही ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूडियलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी, और प्रोडक्टिविटी लो होने के कारण क्या था कि यहाँ पर बैकवर्डनेस, तो लो प्रोडक्टिविटी लीड टू बैकवर्डनेस में जा रहे थे हम। होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी हमें कैसी मिली थी उसके बारे में पढ़ा है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके गो थ्रू जाइए और अच्छे से इसको पढ़िए। थैंक यू।